नमस्ते सेठी सर। नमस्ते कमलेश जी। स्वागत है आप दोनों का इंडियन बिजनेस टीवी पर। गुड नमस्ते इवनिंग। प्रिया जी। नमस्ते सेठी सर। नमस्कार कमलेश जी। नमस्कार प्रिया जी। तो सर बाजार हल्का सा नीचे रहा। आज जो है शुरुआत अच्छी हुई थी, पॉजिटिव नोट पे शुरू हुआ। ऐसा लग रहा था कि बाजार ऑप्टिमिस्टिक है, लेकिन फिर ट्रेडिंग फ्लैट हो गया और क्लोजिंग जो है वो रेड में हुई है। सेंसेक्स 13 पॉइंट्स नीचे क्लोज हुआ एट 82,186 और निफ्टी 29 पॉइंट्स नीचे क्लोज हुआ एट 25,060। एक्टिव स्टॉक्स आज के हैं इन्फोसिस, आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक, रिलायंस एंड इटर्नल। Top five gainers for today: Eternal, HDFC Life, Titan Company, Hindalco, and Bharat Elect. Top five losers: Shriram Finance, HO Motors, Adani Port, Tata Motors, and Jio Financial. आज जो है बीएसई मिड कैप नीचे रहे 0.4% और स्मॉल कैप जो है वो फ्लैट ट्रेड किया आज। सेक्टोरल फ्रंट पे देखें तो मेटल के सिवाय बाकी सारे सेक्टर्स जैसे कि आईटी, ऑटो, पीएसयू बैंक, फार्मा, मीडिया, रियल्टी, ये सारे रेड में नजर आए। 0.5 to 1% नीचे रहे। तो कमलेश जी क्या कहेंगे बाजार के बारे में आज? डू यू थिंक कि जो बाजार नीचे नजर आ रहा है वो इट इज मेनली बिकॉज कि कॉर्पोरेट अर्निंग्स नीचे आ रहे हैं, या और भी कोई कारण है कि बाजार हम नीचे देख रहे हैं? प्रिया जी, जहाँ तक आज के बाजार की बात करें जी। तो ये तो नहीं कह सकते कि बाजार नीचे था, क्योंकि ये तो हम्म। बिल्कुल मामूली सी गिरावट है। जी। ठीक। 13 13 पॉइंट सेंसेक्स की। ओवरऑल ट्रेंड के हिसाब से भी देखें तो मैं ये कहूँगा, आज भी जब हमारा सेंसेक्स 82,000 के ऊपर है और निफ्टी भी 25,000 के आस ऊपर है, हम्म। तो पर से इंडियन स्टॉक मार्केट इज इन अ गुड शेप, मैं तो ये कहूँगा। हम्म। भले वी आर नॉट डूइंग ग्रेट, लेकिन मार्केट एक हेल्दी है। हम्म। और कंपेयरिंग विद द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, मैं कहूँगा कि भारतीय अर्थव्यवस्था अच्छी है। हम्म। भारतीय कॉर्पोरेट के ठीक है, कोई एक पर्टिकुलर क्वार्टर्स के रिजल्ट अच्छे नहीं आए, और हम्म। पिछले क्वार्टर में बहुत सारी चीजें ऐसी पूरे विश्व में जो अनिश्चितता बढ़ी उसकी इम्पैक्ट हो सकती है। लेकिन मैं कहूँगा कि भारतीय शेयर बाजारों का जो अगर हम इसका मूल्यांकन करें तो ये कह सकते हैं कि अभी भी वो बेहतर स्थिति में है। हम्म। और ये इस प्रकार की जो गिरावट है तो प्रिया जी, हम्म। मैंने कहा ना कि अब हम एक अनिश्चितता के दौर वाले युग में आ चुके हैं। तो हम्म। यहाँ इस समय पे कभी भी कहीं भी कुछ भी हो सकता है। इस प्रकार की तैयारियों के साथ ये मार्केट में भी हमें काम करना चाहिए, हम्म। ऐसा मैं कह सकता हूँ। जी। अब तो कमलेश जी पहले कॉर्पोरेट न्यूज सुनते हैं, फिर आगे टैरिफ के बारे में आपके साथ चर्चा करते हैं। आप जी। सर प्लीज न्यूज चलाइए। जरूर। अंतर्राष्ट्रीय समाचार और बाजार हलचल। निवेशकों ने ट्रंप प्रशासन और फेड के बीच मतभेद को नजरअंदाज किया। एसपी 500 ने नया उच्च स्तर छुआ। यूरोपीय संघ ने रूसी व्यापार में भूमिका निभाने पर एक ईरानी तेल उद्योगपति पर प्रतिबंध लगाए। रूस से जुड़े एक भारतीय रिफाइनरी ने प्रतिबंधों के चलते जल्दी भुगतान की मांग की। बॉन्फिग्लियोली इंडिया यूनिट $250 मिलियन के आईपीओ पर विचार कर रही है। चीन की 13.9 लाख रुपए करोड़ की बांध परियोजना ने भारत में धातु शेयरों में उत्साह बढ़ाया। कॉर्पोरेट समाचार भारत। पिरामल फार्मा ने ग्लोबल फार्मा के साथ वागले इंडस्ट्रियल एस्टेट हानि स्थित बंद इकाई की बिक्री के लिए समझौते किए। योगी लिमिटेड को कंपेनियन विनिमय ट्रेडिंग से उपकरण आपूर्ति के लिए ऑर्डर प्राप्त हुए। सिप्ला ने आईकॉर्टेक इनोवेशंस में 20% वोटिंग राइट्स प्राप्त करने हेतु समझौते किए। एटर्नल लिमिटेड का राजस्व 7,521 रुपए करोड़ रहा, 69.31% वृद्धि। लेकिन लाभ 25 रुपए करोड़ रहा, 90% गिरावट। Q1 FY26। बजाज फाइनेंस के एमडी श्री अनूप कुमार साहा ने इस्तीफा सौंपा।
सियाइन ऑटोमोटिव इंडिया का Q1 FY 26 राजस्व 2,391 रुपए करोड़ 2.9% वृद्धि और लाभ 203 रुपए 50 पैसे करोड़ 6.13% वृद्धि रहा। बंसल वाया इंडस्ट्रीज ने 939 रुपए करोड़ का राजस्व 14.9% वृद्धि और 39 रुपए 20 पैसे करोड़ का शुद्ध लाभ 24.6% वृद्धि दर्ज किया। Q1 FY 26 डॉक्टर रेड्डीज लैबोरेटरीज को अमेरिका स्थित मिडलबर्ग API सुविधा के लिए निरीक्षण रिपोर्ट प्राप्त हुई। पराग मिल्क फूड्स ने 859 रुपए 16 पैसे करोड़ का राजस्व 12.5% वृद्धि और 27 रुपए 58 पैसे करोड़ का लाभ 1% वृद्धि रिपोर्ट किया। Q1 FY 26 ब्लू क्लाउड सॉफ्टेक सॉल्यूशंस ने एनहाइंस कॉर्पोरेट टावर्स में बायोस्टर एयर और सरफेस स्टेरिलाइजर सिस्टम सफलतापूर्वक तैनात किए। ये थी खबर है। जी। तो कमलेश जी, टैरिफ के बारे में बात करते हैं। अभी अभी मीटिंग हुई थी कुछ वॉशिंगटन में, लेकिन उसके बारे में कुछ ज्यादा खबरें नहीं आई हैं। तो क्या लगता है आपको कि कोई डिसीजन नहीं ले पाए हैं दोनों तरफ से, यूएस से और इंडिया से? प्रिया जी, ये पिछले मैं मानता हूँ एक आध महीने से हम्म। लगातार भारत और यूएस के बीच में टैरिफ समझौता के ऊपर अनेक दौर की बातचीत हुई है। जी। अगर मेरी जानकारी सही है तो मेरे ख्याल से 5 राउंड्स ऑफ टॉक्स तो हो चुके हैं हम्म। और उसमें अब तक कुछ कॉन्क्रीट जिसे कहते हैं वैसा कोई समझौता हुआ नहीं है, ये सच्चाई है। हम्म। अब मैं ये एक मीडिया के थ्रू ये कह सकता हूँ, मीडिया के हवाले से, हम्म। कि फिलहाल तो कोई टॉक्स नहीं चल रहा है हम्म। और शायद यूएस का एक डेलीगेशन हम्म। सेकेंड वीक ऑफ अगस्त में इंडिया आ सकता है, जी। जिनके साथ फिर से डिस्कशन और डिबेट होगा इसके ऊपर। हम्म। लेकिन प्रिया जी, मोटे तौर पे ये सबसे बड़ी चैलेंज ये आ रही है हम्म। कि कुछ ऐसे प्रोडक्ट आइटम्स है, सेक्टर से, हम्म। जिसके ऊपर ये समझौता नहीं हो रहा है और उसमें दोनों गवर्नमेंट की ओर से कोई कॉम्प्रोमाइज किस भूमिका में नहीं है। जी। जैसे एक एग्जांपल दूं तो यूनाइटेड स्टेट्स इज वेरी कीन कि भारत की मार्केट उनके एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट और डेयरी प्रोडक्ट्सों के लिए खोल दिया जाए। अब ऐसा होता है कि वहाँ ये दोनों इंडस्ट्रीज के हिसाब से यूएस में एक तो काफी मात्रा में सब्सिडीज मिलती है उन लोगों को और उसका बम्पर प्रोडक्शन होता है, तो दे आर लुकिंग फॉर अनदर बिग मार्केट ऑल्सो। और इंडिया एक 145 करोड़ के पॉपुलेशन वाला कंट्री है, सबसे ह्यूज कंट्री है, तो स्वाभाविक रूप से एग्रीकल्चरल डेयरी प्रोडक्ट अगर उनका बिजनेस यहाँ मिलता है तो उनको अमेरिका को एक अच्छी मार्केट मिल सकती है। और अमेरिका इसलिए काफी एग्जिस्ट कर रही है। लेकिन भारत की अपनी भी कुछ चैलेंजेस है, जिसमें मैं ये मानता हूँ कि एक तो ये होता है कि भारत की अपने जो फार्मर है, इंडिया इज आई कैन से इज अ सेल्फ रिलायंट एज फार एज द एग्रीकल्चर इज कंसर्न। तो हमारा हमको कोई ऐसा इंपोर्ट करने की आवश्यकता नहीं है। जहां तक डेयरी प्रोडक्ट है तो डेयरी प्रोडक्ट में भी हम काफी सुदृढ़ स्थिति में है। हम्म। और दूसरा ये होगा कि अगर ये इंपोर्ट अलाउ हो जाएगा तो क्या होगा कि भारतीय उत्पादकों को, भारतीय किसानों को बहुत ही बड़ी मात्रा में नुकसान होगा। ऐसा एक आकलन, एक रफ एस्टिमेट मैंने कहीं देखा हुआ है कि इससे भारत की अर्थव्यवस्था को सालाना 1 लाख करोड़ तक का भी नुकसान हो सकता है इसमें। तो ये एक ऐसा पॉइंट है, ऐसा शायद 2-3 पॉइंट और भी है, लेकिन जिसके ऊपर कोई एक जैसा कहते हैं ना एग्रीमेंट नहीं हो रहा है। और अभी भी मैं ये कहूँगा कि इस इश्यू को बाजू में रखकर जो इश्यूज के ऊपर डिबेट अभी भी है, कंप्रोमाइज नहीं हो रहा है। बोथ द गवर्नमेंट आर वेरी फर्म ऑन देयर स्टैंड। हम्म। तो मैं ऐसा सोचता हूँ कि अब उस प्रकार की जो लिस्ट है ना, हम्म। उनको अब दोनों गवर्नमेंट को बाजू पे रखनी चाहिए। लेकिन बाकी जो प्रोडक्ट्स है, बाकी जो सेक्टर्स है, उनके ऊपर निगोशिएशंस करके एटलीस्ट एक मिनी ट्रेड एग्रीमेंट हो जाना चाहिए। हम्म। क्योंकि देखिए, हमारे पास, हमारे पे यूएस ने पहले 26% टैरिफ लगाई थी,
फिर ये 90 डेज का पीरियड दिया था टू सेटल दी बाइलेटरल ट्रेड, और तब तक सबको 10% की ड्यूटी हम पे भी लगी है, बाकी लोग की तरह, कुछ देशों की तरह। और अब यह है कि 1 अगस्त की उनकी डेडलाइन है। हम्म। 1 अगस्त को अभी एक जी। मुश्किल से 8 दिन बचे हुए हैं। तो मैं कहता हूं कि ये जो स्थिति है ना, ये एक चिंता का विषय तो है कि भारत की इकोनॉमी के ऊपर डेफिनेटली उसके इम्पैक्ट होता है, क्योंकि अमेरिका, जैसे मैंने पहले भी कहा है, हमारा दूसरा या तीसरा सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर है। आई वुड से चाइना, यूएई एंड यूएस, ये तीन हमारे मेजर ट्रेड पार्टनर है। हमारी बड़ी मात्रा में एक्सपोर्ट्स होती है यूएस में। तो इससे इकोनॉमी को भी इसकी इम्पैक्ट होती है। तो मैं ये सोचता हूँ कि आने वाले दिनों में थोड़े चैलेंजेस रहेंगे। इसके लिए हम सबको तैयार भी रहना चाहिए। हम्म। और भारत की भी अपनी भूमिका बिल्कुल स्पष्ट है कि इस विषय के ऊपर वो कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। लेट्स सी अभी नेक्स्ट राउंड ऑफ टॉक में क्या निकलता है। जी। लेकिन सर इट इज वेरी स्ट्रेंज, क्योंकि अगस्त 1 की डेडलाइन है, लेकिन उनकी तरफ से जो निगोशिएटर्स हैं वो सेकेंड हाफ ऑफ अगस्त में आएंगे, एंड दे आर होपिंग दैट बाय फॉल यानी कि सितंबर तक कोई डिसीजन आ जाए। और इनिशियली जो है 9 जुलाई तक मिनी ट्रेड डील होने वाला था, वो भी नहीं हुआ है। और देखें तो एज पर यूएस, वियतनाम और बांग्लादेश के साथ डील्स फाइनल हो चुकी हैं, लेकिन इसके बारे में कुछ रिवील नहीं किया गया है। तो आपको क्या लगता है कि इस बार जो निगोशिएटर्स आएंगे, तो डू यू थिंक दैट दे विल बी एबल टू स्ट्राइक अ डील? प्रिया जी, जिस प्रकार से ये पिछले 4-5 राउंड से डिस्कशन चल रहा है, तो ये थोड़ा कहना मुश्किल है कि नेक्स्ट राउंड ऑफ निगोशिएशन जब इंडिया में होगा तो हम्म। वो सक्सेसफुली होगा। हाँ, जी। मैं इतना कह सकता हूँ, मुझे ये उम्मीद है कि एटलीस्ट सर्टन जो आइटम्स मैंने अभी जो कहा, उस आइटम के ऊपर तो एक मिनी एग्रीमेंट साइन हो सकता है। हम्म। और उस लेवल तक की तो हम कह सकते हैं कि बात बन सकती है। लेकिन ये एग्रीकल्चरल और डेयरी प्रोडक्ट जो है ना, उसके ऊपर तो इश्यू है। और शायद ये इश्यू बहुत जल्दी रिजॉल्व हो, ऐसा मुझे नहीं लगता। और आपने बिल्कुल सही कहा कि बांग्लादेश, वियतनाम के साथ भी जो एग्रीमेंट साइन हुआ है, हम्म। थिंग्स आर नॉट डिस्क्लोज ग्लोबली, वो कोई ओपन यस। ओपन डॉक्यूमेंट की तरह नहीं है। तो हम्म। इसमें कैसा है कि वी रियली डोंट नो कि ऑन व्हाट बेसिस क्या क्या टर्म हुआ है, चाइना के साथ किस प्रकार के प्रोडक्टों में सेटलमेंट हुआ है। हम्म। लेकिन भारत के साथ इस समय में यह कहूँगा कि एक चैलेंजिंग टाइम तो डेफिनेटली है। और मैं भी ये सोचता हूँ कि अगर ये 15 अगस्त के बाद निगोशिएट करे और फॉल के तक, सितंबर तक इसको फाइनलाइज करे, लेकिन तब तक 1 अगस्त से तो उन्होंने कह दिया है कि जो कंट्रीज को हमने लेटर इश्यू नहीं किए हैं और हम्म। जिस कंट्री के साथ निगोशिएशन अभी तक खत्म नहीं हुए, एग्रीमेंट साइन नहीं हुए, तो 1 अगस्त से वो टैरिफ रेट लागू हो जाएगा। हम्म। तो ये एक चिंताजनक स्थिति है। मैं सोचता हूँ कि ये अभी आने वाले जो 8 दिन है ना, हम्म। ऐसा मुझे मुझे पर्सनली ऐसा लग रहा है कि भारत सरकार की ओर से, कॉमर्स मिनिस्ट्री की ओर से, अगर ये इंटरिम डील नहीं होती है ना, तब तक भी ये 10% के लिए वो इंसिस्ट करे, और शायद इसके ऊपर यूएस अग्री हो सके, तो एक आने वाले समय के लिए हमारे लिए अच्छा होगा। जी। अब सेठी सर, आपके सवाल। मैं सवाल में जो आपने बातचीत की दोनों ने, हम्म। तो उसमें से कई चीज़ें उभर कर आई हैं। तो मैं एक बात ये जानना चाहता हूँ कि फ्री ट्रेड है कुछ कंट्रीज का दूसरे कंट्रीज के साथ में, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है, तो जी, उसमें तो जारी रख सकते हैं। देखिए, अभी यूके के साथ भी हमारा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन हुआ है। और ये पहली बार ऐसा मैं सोच रहा हूँ हो रहा है कि किसी भी यूएस प्रेसिडेंट चार्ज लेने के बाद उन्होंने पूरे विश्व के साथ, कोई एक कंट्री स्पेसिफिक हो ना, तो हम समझ सकते हैं कि उस कंट्री के साथ उनका कोई इश्यू है, या कोई एक पर्टिकुलर जोन में हो सकता है। लेकिन पूरे विश्व के साथ ये जो उनके टैरिफ के ऊपर उन्होंने एक प्रकार का ट्रेड वॉर ही चालू कर दिया है। तो मैं ये कहूँगा कि ये जो आपने बताया ठीक है, लेकिन ये जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स वाली बात जो है, यूएस अब ये स्थिति में नहीं है, क्योंकि प्रेसिडेंट ट्रम्प का मैंने बयान बहुत बार देख लिया है कि दुनिया के अनेक देशों के साथ अमेरिका जो है वो ट्रेड डेफिसिट में चल रहे हैं।
बाकी कंट्री ट्रेड प्लस में चल रहा है लेकिन अमेरिका ट्रेड डेफिसिट में चल रहा है। तो अमेरिका भी उस भूमिका में किसी भी देश के साथ ट्रेड एग्रीमेंट करने के लिए तैयार नहीं है। और वो रेसिप्रोकल टैरिफ की जो बात कर रहा है ना, तो उसमें भी कोई ज्यादा बदलाव वो करे वो स्टैंड से, वैसा मुझे नहीं लगता। यूएस के साथ मैं ये कहूंगा कि एटलीस्ट प्रेसिडेंट ट्रम्प का ये जो कार्यकाल है तब तक तो ये इश्यू जो है ना, मुझे लगता है ऐसे ही चलता रहेगा। और बाकी कोई कंट्रियों के साथ उन्होंने किया है तो मुझे पूरी जानकारी नहीं है उसकी, लेकिन भारत के साथ वैसा कुछ हो ऐसी कोई संभावना नहीं लगती मुझे। अभी ये जो कम टैरिफ वाले कंट्री जो होंगे ना, अभी समझो एक आपको एग्री प्रोडक्ट्स मंगाने हैं, तो एक कंट्री में टैरिफ कुछ ज़्यादा हो सकता है, दूसरे में कम हो सकता है, तो आप कम वाले में ही जाएंगे ना। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल वो स्वाभाविक है, क्योंकि क्या है, देखिए अल्टीमेटली तो हर कंट्री का एक अपना भी नेशनल इंटरेस्ट होता है ना। और इस बार की जो स्थिति बनी है ना सेठी सर, मैं ऐसा अभी देख रहा हूँ क्या पिछले एक 8-10 दिन में जो डेवलपमेंट ग्लोबली पॉलिटिकली हो रहा है उसमें, कि ये ट्रेड वॉर के साथ साथ जब तक ये पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं आती है ना, पॉलिटिकल इश्यूज जब तक रिजॉल्व नहीं होते हैं ना, तब तक मुझे लगता है कि ये इश्यू यूएस चालू रखेगा। देखिए एक सबसे बड़ा बदलाव कि प्रेसिडेंट ट्रम्प ने पहले यूक्रेन के ऊपर बहुत ही दबाव बनाया था ये वॉर को स्टॉप करने के लिए, सीज फायर के लिए। और उन्होंने कुछ अच्छी तरह से ट्रीट भी नहीं किया था प्रेसिडेंट जेलेंस्की को व्हाइट हाउस में। उसके बाद उन्होंने आज ये हुआ है, रशिया को वो कन्विंस करने की कोशिश कर रहे थे कि रशिया ट्रेड ये वॉर के सीज फायर के लिए तैयार है, लेकिन रशिया से भी उनको कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। तो अब वापस वो यूक्रेन को मदद करने की बात कर रही है, मिलिट्री हेल्प करने का है। अच्छा, रशियन प्रीमियर जो है मिस्टर पुतिन, उनका भी वक्तव्य था कि शुरुआत में वो तैयार नहीं थे, कह रहे थे कि नहीं हम पीस के लिए तैयार है, पीस टॉक के लिए रेडी है, लेकिन रशिया की भी अपनी कुछ कंडीशंस है, वो कंडीशंस के ऊपर ही होगा। तो कंडीशनल बेसिस के ऊपर सीज फायर एक्सपेक्ट करना डिफिकल्ट होता है। और रशिया का दूसरा एक ये है कि उन्होंने अभी मैंने आज ही कहीं पढ़ा, ईरान के जो सुप्रीम लीडर है उनके न्यूक्लियर प्रोजेक्ट के हेड है, उनके साथ उन्होंने मीटिंग की थी। तो वो ईरान के साथ वापस कुछ क्लोजनेस बना रहे हैं, चाइना के साथ क्लोजनेस बना रहे हैं। तो उसकी वजह ये होती है कि यूनाइटेड स्टेट्स जो है ना, वो कहीं ना कहीं पॉलिटिकल दबाव भी उनके ऊपर बाकी कंट्री ला रही है। तो ये जो सिचुएशन, पॉलिटिकल सिचुएशन जब तक मुझे लगता है क्लैरिटी नहीं देगी ना, ये एक चिंता का विषय है। और आपने कहा था ये उन्होंने क्या किया है, प्राइमरीली उन्होंने यही देखा है कि जिस कंट्री के साथ यूनाइटेड स्टेट्स काफी मात्रा में ट्रेड डेफिसिट में है, तो उस कंट्री के साथ वो टैरिफ के ऊपर रेट बढ़ाने की बात कर रहे हैं। कुछ कंट्री को साथ टैरिफ बिल्कुल कम है, लेकिन देखिए आप कनाडा के ऊपर 35% की बात कर रहे हैं, कुछ कंट्री का मैंने देखा 35-39% की बात हो रही है। तो हमारे साथ भी, मैं सच कहूँ ना तो मैं तो ऐसा एक्सपेक्ट कर रहा था कि अगर ये डील साइन होगा ना, तो इंडिया वुड बी समवेयर इन द रेंज ऑफ 10 to 15% टैरिफ में होना चाहिए, ऐसा मुझे लग रहा है। लेकिन प्रेसिडेंट ट्रम्प का ऐसा हो रहा है आजकल कि उनका जिस प्रकार से डेली नया नया वक्तव्य आता है ना, तो मैं तो यही कहूंगा कि वो एक यूनाइटेड स्टेट्स के प्रेसिडेंट के तौर पे उनकी जो एक अपनी एक क्रेडिबिलिटी बननी चाहिए ना, वो अब नहीं रही है। या मैं ये कहूँ कि दुनिया के कई देश अब समझ चुके हैं कि उनकी भूमिका रोज बदल सकती है, नथिंग इज कंसिस्टेंट विथ हिम। लेकिन ठीक है, देखते हैं ये सिचुएशन में। और हमारी स्थिति देखिए हमारा कैसा है, देखो अगर अगर मैं भारत का उल्लेख करूँ तो ये एक विषय निकला था कि प्रेसिडेंट ट्रम्प के साथ नेटो के चीफ ने भी भारत को एक प्रकार की वार्निंग, चेतावनी दी थी कि आप रशिया से क्रूड ऑयल इंपोर्ट करना बंद करो, नहीं तो हम सैंक्शन लगाएंगे। अब इसके ऊपर तो हमारे विदेश मंत्रालय ने बहुत ही परफेक्ट कहूंगा मैं रिप्लाई कर दिया है जी। कि भारत एक सॉवरिन कंट्री है, दुनिया के 40 देशों से ऑयल इंपोर्ट करता है, और वो हमारा विशेष अधिकार है हम कौन सी कंट्री से क्या इंपोर्ट करें, कितना करें। और दूसरी बात कि यूरोपियन यूनियन एक डबल स्टैंडर्ड लेके चलती है, क्योंकि यूक्रेन और रशिया के वॉर के चलते हुए
यूएस ने सैंक्शंस लगाए हुए थे रसिया पे, तब भी यूरोपियन यूनियन गैस तो विंटर में रसिया से खरीद ही रहा था। तो यूरोपियन यूनियन अपनी जरूरत के मुताबिक अपने हिसाब से सैंक्शन होते हुए भी रसिया से गैस इंपोर्ट कर लेते हैं और इंडिया को इस तरह से बात करते हैं। तो ये जो सिचुएशन है ना, ये सिचुएशन मुझे ऐसा लग रहा है कि पूरे विश्व के अंदर जो एक प्रकार की राजनीतिक अनिश्चितता निर्माण हुई है, वॉर थमा नहीं है। देखिए, इसराइल तो हर नए नए मोर्चे कमलेश जी, पर आप लड़ दोनों रहा है। चीजों को मिक्स करेंगे तो कोई हल नहीं ले पाएंगे। आप नहीं, मैं दोनों इसके लिए चीजों को कर रहा मिक्स हूँ। करेंगे ना तो एक कॉकटेल हो जाएगी। नहीं, मैं इसके लिए मिक्स कर रहा हूँ मैं क्या टेक्निकल। बताऊं आपको, टैरिफ का मतलब क्या होता है? मेरे को जो समझ में आता है कि कहीं कोई एनॉमली है, किसी चीज में, प्रोडक्ट में बहुत ज्यादा डिफरेंस है, तो उस पर टैरिफ लगा के उस एनॉमली को दूर करना। उसके लिए हमें इतना डीप जाने की जरूरत नहीं है। और ये जो कर ठीक। रहे हैं ट्रम्प ट्रम्प महोदय, कि उसको इनकम का इन्होंने सोर्स बना लिया टैरिफ का, इस पर इतना लगाओ, पर्सनल रिलेशनशिप के हिसाब से कर रहे हैं, तो वो गलत कर रहे हैं। सेठी जी, इसीलिए टाइम लग रहा है। नहीं, मैं पहले जो आपने फर्स्ट क्वेश्चन रेज किया उसके मैं बताऊं। ये दो चीजों को जो है ना, मिक्स में इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मैं पिछले 8 दिन से गतिविधि देख रहा हूँ ना। देखिए, अल्टीमेटली, उसमें सोल्यूशन नहीं हो पाएगा, क्योंकि नहीं रूस नहीं, वो के और ठीक है। अमेरिका के क्या संबंध है, और नहीं, क्या दूसरे होता देशों के है, आपस में क्या संबंध है, वो भी तो क्लियर नहीं है। कैसा होता है कि इकोनॉमी बाई एंड लार्ज इज डिपेंडेंट, आई वुड से, ऑन द पॉलिटिकल सिस्टम। जैसे एवरीबॉडी पॉलिटिकल इज सिस्टम, डिपेंडेंट ऑन द अदर। ऑल नहीं आर पॉलिटिकल आर डिपेंडेंट। नहीं, पॉलिटिकल सिस्टम में जब स्टेबिलिटी होती है तो इकोनॉमिक सिचुएशंस बहुत नॉर्मल होती है, ट्रेड नॉर्मल्स होते हैं, वर्ल्ड की इकोनॉमी स्मूथली चलती रहती है। लेकिन आज की स्थिति जिस प्रकार से बनी, इसके लिए मुझे ये दोनों चीजों को मिक्स करना पड़ा। दूसरा, आपने जो कहा कि टैरिफ लगाने का एनामॉली क्या है, देखिए, अगर आप टैरिफ की बात करें ना, तो जो मैं समझ रहा हूँ एज अ बैंकर या एज अ स्टूडेंट ऑफ इकोनॉमिक्स, टैरिफ कोई भी कंट्री इसके लिए लगाती है सबसे पहले कि पहले तो उसको अपनी होम इंडस्ट्रीज को प्रोटेक्ट करना होता है। आज भी भारत में हम एग्रीकल्चर और डेयरी प्रोडक्ट को क्यों मना कर रहे हैं? क्योंकि हमको हमारे देश के 10 करोड़ फार्मरों को प्रोटेक्ट करना है, हमारे हजारों छोटे छोटे मिल्क प्रोड्यूसर्स जो है उनको प्रोटेक्ट करना है। दूसरी चीज ये होती है कि अपनी कंट्री के अंदर अपने प्रोडक्टों को लोकल मार्केट उसकी न जाए और इंपोर्ट किए चीज सस्ते में यहाँ मिलने लगे, तो लोकल मार्केट अपनी डिस्ट्रॉय हो जाएगी। तो उसको प्राइस पैरिटी लाने के लिए उसके तो सर, ये ऊपर तो बरसों से चल रहा है ना। ये हाँ, तो मैं वही बरसों कह से रहा चल हूँ। रहा है, इसमें कोई नया तो क्या करना ये, है था? नहीं, तो यही मैं कह रहा हूँ कि इसका मेन पर्पस जो है ना, वो वही है कि कंट्री के इंडस्ट्रीज को प्रोटेक्शन देना, कंपनी के छोटे छोटे फार्मर्स जो किसान है उनको प्रोटेक्ट करना। लेकिन आपने एक बात जो बताई, वो बात बिल्कुल मैं एग्री करता हूँ कि क्या हुआ है, टैरिफ का मेन पर्पस ये है। देखिए, सरकार को रेवेन्यू आ रहा है, उसमें कोई दो राय नहीं है। सरकार के लिए रेवेन्यू का एक सोर्स है, दुनिया के हर देशों के लिए वो एक सोर्स है। लेकिन एक फर्क अभी जो आपने बताया, ये मैं अभी ऑब्जर्व कर रहा हूँ कि इसको उन्होंने अभी एक सोर्स ऑफ रेवेन्यू के रूप में ही देखने का चालू कर दिया है प्रेसिडेंट ट्रम्प तो ने। अभी और और अभी जो और आपका वो रेमिटेंसेज बेसिकली का जो बोलते, पैसा लाने का, इंडियन जो हाँ, पैसा लेके आएंगे, वो भी सब वही है। वही वही मैं कह रहा हूँ कि उन्होंने उसमें क्या हुआ है कि उन्होंने सोर्स ऑफ रेवेन्यू को है ना, एक निश्चित तौर का एक जिसको इनकम बता दिया। और उसके लिए उनके इलेक्शन प्रोपेगेंडा से अब तक वो देखे, जब वो बात कर रहे थे कि अमेरिका फर्स्ट, अमेरिका फर्स्ट, तो वही बोल रहे थे ना कि मैं ये टैरिफ से इतना रेवेन्यू कलेक्ट करूंगा कि अमेरिकनों को टैक्स पे करना नहीं पड़ेगा, या तो अमेरिकनों के बेनिफिट्स मिलेंगे, और कुछ इंडस्ट्रीज में अमेरिका में लाऊंगा, अमेरिकनों को जॉब एम्प्लॉयमेंट यहाँ मिलेगा, अमेरिकन प्रोडक्ट कंपनियों को बाहर जाके आउटसोर्स नहीं करना पड़े। उनकी ये पॉलिसी है। पर ये जो आपने कहा ना, इसमें मैंने यही कहा था कि इसमें एक सबसे बड़ा फर्क ये हो जाता है कि ही इज मोर टॉकिंग लाइक द बिजनेस टाइकून रादर देन द प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। और दूसरा, देखिए, राजनेता में और कल कल बिजनेस को टाइकून में कल कमलेश फर्क जी, क्या हो जाता है। कमलेश जी, एक बात सुनिए, कल को लोगों को बोलेंगे कि आपको काम भी नहीं करना पड़ेगा, यूर फर्स्ट सिटीजन, आपको बैठे बैठे पैसा मिलेगा, इतना टैरिफ से पैसा आ जाएगा। नहीं, सेठी जी, मैं कहूँ ना, ये जो ये इंसेंटिव्स वाली बात या फ्रीबीज वाली बात दुनिया के अनेक देशों में है, हमारे देश में भी ये आया हुआ है। और कभी कभी आपने कहा, मुझे भी यही चिंता होती है कि जब हम सब कुछ चीजें फ्री में देखने बांटने लगेंगे, तो लोग काम क्यों करेंगे? क्यों उसके काम करने के लिए कोई मोटिवेशन या इंसेंटिव रहेंगे ही नहीं। तो इकोनॉमी के लिए
दिस थिंग इज नॉट गुड। वो पॉलिटिकल गेन के लिए, पॉलिटिकल माइलेज के लिए दुनिया के कई देशों के कई पॉलिटिकल पार्टियां इस प्रकार के तिकड़म चलाती है, बट एंड ऑफ द डे इट इज नॉट गुड फॉर द इकोनॉमी। और मुझे ऐसा लग रहा है, जो मैंने यूएस में अभी ऑब्जर्व किया है, कि बाई एंड लार्ज लार्जर पॉपुलेशन ऑफ द अमेरिकन, उनको ये एक ध्यान में आया है कि ये जो प्रेसिडेंट ट्रम्प की इकोनॉमिक पॉलिसी चल रही है, end of the day it is not benefiting the people of America, it is not benefiting America as well also, क्योंकि अमेरिका के साथ भी उसके ट्रेड में भी उनको इफेक्ट होगी। क्योंकि अगर जो कंट्री के, मान लीजिए फॉर एग्जांपल इंडिया ही ले लीजिए, इंडिया से अगर कोई एक पर्टिकुलर चीज जाती है, समझो कि टेक्सटाइल्स जाते हैं, एक एग्जांपल देता हूं मैं, तो टेक्सटाइल के ऊपर समझो उन्होंने 26% टैरिफ लगा दिया, जो पहले 4% के 5% था, तो स्वाभाविक रूप से उन लोगों के यहाँ के जो इम्पोर्टर्स है उनकी अपनी कॉस्ट बढ़ेगी, उनका प्रोडक्ट मार्केट के अंदर महंगा होगा, उनके सेल्स के ऊपर इम्पैक्ट होगी, उनका सेल्स के इम्पैक्ट होगी तो उनके गवर्नमेंट के रेवेन्यू कमलेश के जी, ऊपर भी इम्पैक्ट होगी। एक सीधा सा सवाल है। या तो प्रोडक्ट खुद बनाओ, नहीं तो दूसरे पे नहीं, निर्भर रहो। वो जो रेट क्या में देगा होता है, उससे नेगोशिएट करो। इन्होंने मैं ऐसा अपनी इमेज बनाई है अमेरिका ने कि पूरे वर्ल्ड में कंज्यूमर वही है अमेरिका, और बाकी सब सेलर बैठे हैं। क्या है, अमेरिका का जो आपने बताया, मैं ऐसा उसका ये अमेरिकन, सिचुएशन आपको कैसी लगती है? ये सिस्टम इतने अमेरिका के, सारे कंज्यूमर उधर बैठे हैं और सेलर हम हैं, पूरे वर्ल्ड वाले। नहीं देखिए, ये जो आपने बताया ना, मैं आपको एक चीज और बताता हूँ। अमेरिका का, मैंने जो एक चीज को ऑब्जर्व किया है वो मैं शेयर करता हूँ। बहुत सारे प्रोडक्ट अमेरिका खुद बना सकती है, वो स्थिति में है, लेकिन बहुत वो चीज वहां नहीं बनाते, उसके पीछे दो तीन कारण मुझे लग रहा है। एक, सबसे पहला क्या होता है, इकोनॉमिकली उन लोग को वायबल नहीं होता है। उसका एक सिंपल रीजन ये है कि अमेरिका में द कॉस्ट ऑफ लेबर इज वेरी हाई, यू पे ऑन एन आवरली बेसिस, तो उनकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इज सो हाई, तो वही चीज वो थर्ड वर्ल्ड कंट्री में किसी को दे देते हैं तो उनको चीप लेबर मिल जाता है, उनके कैपिटल इजीली उन लोग को मिल जाता है, तो एंड ऑफ द डे जो फाइनल प्रोडक्ट बन के आता है वहां से, वो अमेरिका को चीप में मिलता है, रादर देन मैन्युफैक्चरिंग इन अमेरिका इटसेल्फ ओनली। इसके लिए वो बाहर करते हैं। दूसरा, मैंने एक ये देखा है, जो हैजर्डस इंडस्ट्रीज है, स्पेशली कुछ केमिकल्स कंपनियां है, जो एक पॉल्यूशन भी फैला सकती है, तो अमेरिका इस, मैंने देखा है दे आर नॉट वेरी कीन के ऐसे इस प्रकार के इंडस्ट्रीज अमेरिका में कहीं लगे कि जिससे पोल्यूशन बढ़े, पोल्यूशन फैल जाए, तो उसके लिए भी वो थर्ड वर्ल्ड कंट्री की ओर चले जाते हैं। तो ये जो आपने बताया ना, ये दो तीन कारण मुझे लग रहे हैं, इसके लिए वो लोग उसके ऊपर फोकस नहीं कर रहे हैं। अभी ये जो कह रहे हैं कि कुछ चीजें हम अमेरिका में मैन्युफैक्चर करो, तो वो किसको कहेंगे? वो टेस्ला को बोल रहा है ना कि प्लांट चाइना में या इंडिया में मत लगाओ, गाड़ी का अमेरिका में ही लगाओ। आईटी कंपनियों का अंदर बाहर जो प्रोसेसिंग हो रहा है, कहेंगे अमेरिका में लेके आओ, जायंट अमेरिकन वो कंपनियों को खुद क्यों नहीं बोलेंगे। लगाता है? हाँ, तो क्या खुद क्यों है नहीं कि लगाता है? मैं वही कह रहा हूँ, तो अभी उनके ऊपर जो उनको इन्होंने, मालूम है संभव नहीं है। क्या है कि ट्रम्प जी को टेस्ला भी मालूम है जो कि है, संभव नहीं है। टेस्ला को भी जो कार मैन्युफैक्चरिंग यूएस में होगा, और जो वही कार चाइना में या इंडिया में होगी, तो उसकी कॉस्ट में बहुत बड़ी फर्क है, कम से कम 30 से 35% का फर्क हो जाता है उसका। तो इसके लिए अब प्रेसिडेंट ट्रम्प जो पॉलिसी लेकर अब चल रहे हैं, बट द फैक्ट इज इट इज नॉट वर्किंग वेल इन यूनाइटेड स्टेट्स, नॉट विद द पीपल ऑफ द जनरल कॉमन पीपल ऑफ द अमेरिका, एज वेल एज अमेरिकन बिजनेस के लिए। और इसके आधार पे ही मैं कह रहा हूँ ना, देखिए, उन्होंने कॉम्प्रोमाइज करके कैसे भी ब्रिटेन से उन्होंने एग्रीमेंट साइन कर दिया है, चाइना से भी कर दिया है, यूरोपियन यूनियन का तो मैंने आपको बताया कि उन लोगों के साथ जिस प्रकार से उन्होंने पॉलिटिकल सपोर्ट का स्टेटमेंट दे दिया इंडिया के लिए, तो यूरोपियन यूनियन को भी मुझे लगता है वो 15-20% के जोन में लेके आएंगे। इस चीज को, भारत को भी वो इग्नोर नहीं कर पाएंगे, भारत के साथ भी उनको उस प्रकार के सॉल्यूशंस लेके आने पड़ेंगे, क्योंकि एक बात मैं कहना अगर चाहूंगा इंडिया को कमलेश जी। नुकसान है तो अमेरिका को भी उसके ऊपर इम्पैक्ट है। कमलेश जी, एक बात मैं कहना चाहूंगा, ये बात सारी प्रॉफिट की है। अब बिल्कुल। मैं प्रॉफिट कमाता हूँ तो मेरे को आप बोलते हो मेरा टैरिफ कम कर दो, प्रॉफिट अपना कम कर दो। और जब एन मीडिया करके कंपनी है जो चिप बनाती है, वर्ल्ड में सबसे ज्यादा भाव शेयर उसका है, और आई हर नो, एक एम्प्लॉय 100 करोड़ से ऊपर की उसके अर्निंग है। आई नो, यस, तो मैं जानता हूँ इस उसकी बात को। चिप उसकी चिप तो आप बेचते नहीं सस्ते में। क्या क्या है सेठी जी, अपना इसके लिए आप मैंने, बोलते हो टेस्ला गाड़ी पे नहीं लगाओ टैरिफ, इंडिया में ये टेस्ला को लेके आओ तो टैक्स नहीं लगाओ। मैं वही कह रहा हूँ, क्या है, ये जो आपने प्रॉफिट का बात की, मैंने क्या कहा कि इन लास्ट 4 to 6 months
प्रेसिडेंट ट्रम्प जो है ना, ही इज टॉकिंग मोर लाइक अ बिजनेस टाइकून, बिजनेसमैन की तरह उनकी पॉलिसीज बन रही है, बातें हो रही है। अरे हालांकि बिजनेस भी देखिए, नहीं समझ रहे हैं वो, बिजनेस कर अ, कौन रहा है उनसे? नहीं मतलब उसको वो बिजनेस इनकम ही उस कौन तरह से लेता है करना उनसे? है कि बिजनेस में तो आदमी क्या होता है, अपना ही फायदा देखेगा ना। वो अपना मुनाफा देखेगा, अपना फायदा देखेगा, उसको फायदा होगा तो उससे वो बिजनेस करेगा। गवर्नमेंट की भूमिका देखो, जहां तक मैं मानता हूँ, स्पेशली द डेमोक्रेटिक सेटअप के अंदर, डेमोक्रेटिक सेटअप के अंदर ऑल द गवर्नमेंट्स आर बेसिकली अ वेलफेयर गवर्नमेंट होती है। उनका काम लोगों को, जनता को, आम लोगों को एक वेलफेयर स्टेट के नाते अच्छी शिक्षा देना, एजुकेशन, हेल्थ केयर, इनको लो टैक्सेस हो, उनको अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर देना, ये सारा काम गवर्नमेंट का होता है। और इसके लिए कभी आप देखना कि गवर्नमेंट के कुछ उपक्रम हो गए वो लॉसेस पे भी चलते हैं। और गवर्नमेंट क्यों चलाती है? बिकॉज वो लॉस गवर्नमेंट बेयर कर लेती है इन द इंटरेस्ट ऑफ लैक्स ऑफ ऑर्डिनरी पीपल ऑफ देयर कंट्री। तो ये सिचुएशन जो है ना, ये गवर्नमेंट की जो भूमिका होती है और कॉर्पोरेट की भूमिका में यही सबसे बड़ा अंतर है। कॉर्पोरेट हर चीज को प्रॉफिट के एंगल से देखेगा, गवर्नमेंट हर चीज को प्रॉफिट के एंगल से नहीं देखती, वो सोशल वेलफेयर के ऊपर देखती है। और ये अभी चैलेंज है एक तो बात इसके मैं लिए और क्या है कहना ना। चाहूंगा। ये पहले एक कंट्री की प्रॉब्लम थी, यूएसए की, अब सब कंट्रियों की आपस में प्रॉब्लम हो गई है। हाँ, मैं वही शुरुआत में हमने यही कहा ना कि ये जो बदलाव आया वही आया है कि मैं समझ सकता था किसी एक चाइना के साथ। देखिए, मैं ये कहूंगा अमेरिकन मार्केट में कौन से भी एरिया में यू गो टू एनी इंडस्ट्री, आपको चाइनीज प्रोडक्ट दिखेंगे अमेरिका में। तो ये कह सकते हैं कि अमेरिकन मार्केट का लार्जर चंक है ना, वो चाइनीज प्रोडक्ट ने कैप्चर किया हुआ है। तो वैसी कोई एक स्पेसिफिक कंट्री से इश्यू हो तो उसके साथ वो बार्गेनिंग करे कि भैया तुम्हारा इतना जायंट लेवल के ऊपर है। अगर मैं आपके साथ शेयर करूं, यूरोपियन यूनियन के साथ यूएस का जो ट्रेड है ना, वो ऑलमोस्ट $2 ट्रिलियन है। तो यूरोपियन यूनियन के साथ अगर वो रिश्ते खराब करेंगे तो $2 ट्रिलियन इज नॉट अ स्मॉल साइज फॉर यूनाइटेड स्टेट्स ऑल्सो। इस प्रकार की जो उनकी भूमिका है ना, तो अभी उनको ये धीरे 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 उनको ये समझ में आ रहा है। और मैं ये कहूंगा कि उनको ये बदलाव है ना, अमेरिकन इंटरेस्ट के लिए ही लाना पड़ेगा, ऐसा मेरी मेरी सोच है। और मैं सोचता हूँ कि ये उनका, हम जैसा डेली उनके नए नए स्टेटमेंट देखते हैं, नई नई बातें वो करते हैं, आने वाले 15-20 दिन या महीने में शायद हमको ऐसा कुछ नया चीज देखने को मिले जो ट्रम्प ने आगे पहले कहा ही ना हो। जी। सर वी आर रनिंग आउट ऑफ टाइम, हमारे पास 2-3 मिनट है तो जी जी जी। कमलेश जी, आप और कुछ बताना चाहेंगे? एनी क्लोजिंग कमेंट्स ऑन द टॉपिक? हाँ नहीं प्रिया जी, ये हमने अच्छा डिस्कस किया मुझे लगता है। और हम हर बात ये बेसिकली हम डिस्कस करते हैं ताकि हमारे हम्म। दर्शकों को कुछ जानकारी मिले, कुछ हम इंफॉर्मेशन दे सके। तो हम्म। मैं तो आज भी यही कहूंगा कि भले ही ये अनिश्चितता का दौर चल रहा है, ये हम्म। टैरिफ के इश्यूज चल रहे हैं, इकोनॉमी में अप्स एंड डाउन होता है, लेकिन भारतीय कॉर्पोरेट्स जो है वो दे आर डूइंग रियली गुड। अगर आप निवेशक हैं, अच्छी कंपनियों में निवेश कर रहे हो, आप जी। अपने फाइनेंशियल प्लानर एडवाइजर से मिलते रहिए, बात करते रहिए, समय समय पे उनका ओपिनियन और एडवाइस लेते रहिए। और जब यह मौका देती है, ऐसे ही सब जब अनिश्चितता आती है ना, तब एक मौके मिलते हैं कि मार्केट थोड़ा नीचे होते हैं, अच्छे स्टॉक 10-20% नीचे मिल जाते हैं। तो हम्म। ये चीजों के ऊपर आपको ध्यान देना चाहिए और मार्केट आपको अपॉर्चुनिटी देते ही रहेगा, ऐसा मैं कह सकता हूँ। जी। थैंक यू सो मच सर ज्वाइन करने के लिए, और वेट एंड वॉच है, फिर वापस आएंगे और इस बिल्कुल। विषय पे चर्चा। यस, हम 15 दिन के बाद फिर से डिस्कस करेंगे। प्लीज, डेफिनेटली सर, थैंक थैंक यू सो मच। थैंक यू। थैंक यू थैंक यू, कमलेश थैंक यू जी, थैंक यू सेठी थैंक यू जी। कमलेश जी, सेठी थैंक यू सर, प्रिया जी। नमस्ते। थैंक यू सर, नमस्ते। नमस्कार सर।